अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2, इसका दूसरा चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। उसमें से पहला पार्ट लेकर मैं हाजिर हूं। चैप्टर में आपको 4 चीज़ें सीखनी हैं, जिसमें सबसे पहले है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर लाइफ प्रोसेसेस। नेक्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तीसरा पॉइंट है सम न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इफिशिएंसी। और चौथा पॉइंट है सेल डिवीजन अ लाइफ प्रोसेस। स्टूडेंट्स, 4 में से 2 पॉइंट्स जो शुरू में है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस का एक सिंपल सा बिट, और उसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन का एक थोड़ा सा साइंटिफिक बिट। 2 चीजें हम इंशाल्लाह इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। शुरू में चैप्टर के आपको कैन यू रिकॉल के तहत कुछ सवालात दिए हुए हैं। ये सवालात काफी अहम हैं। अहम इसलिए कि जब तक जिन चीजों के बारे में यहाँ पर आपसे डिस्कशन की गई है वो आप जानते नहीं हैं या आपको उनके बारे में मालूम नहीं है, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ सकते। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, हाउ आर द फूड स्टफ्स एंड देयर न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स यूजफुल फॉर बॉडी। के फूड स्टफ यानी आपकी जो ग़िज़ा है वो एंड देयर न्यूट्रिएंट्स, उस ग़िज़ा से मिलने वाले जो ग़िज़ाई अज्जा या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये आपके लिए किस तरह यूजफुल होते हैं। तो बेसिकली चैप्टर के बैकग्राउंड को अगर देखा जाए तो इसका जवाब होना चाहिए कि आप जो खाना खाते हैं, फूड स्टफ जो है आपका, वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है। मिलने के बाद उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के नतीजे में फूड स्टफ से वी प्रोड्यूस एनर्जी, हम एनर्जी हासिल करते हैं। एनर्जी हमें क्यों लगती है? एनर्जी हमें हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारे जो लाइफ प्रोसेस हैं, इनको इंटरनली काम करने के लिए भी, एक्सटर्नली काम करने के लिए भी, हमको चलने फिरने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो वो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, जो लाइफ प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी होती है, वो रिक्वायरमेंट हमारी ग़िज़ा से, हमारी फूड से कंप्लीट होता है। ये बेसिक लाइन ध्यान में रखिएगा कि फूड है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है, ऑक्सीडेशन। आम जबान में इसको हम जलाना भी कह सकते हैं। कोई चीज़ अगर ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो उसको तकसीद, या सिंपल लैंग्वेज में उसको हम बर्न करना, जलाना भी कहेंगे। तो जलती है, एंड एज अ रिजल्ट जब भी कोई भी चीज़ जले तो एनर्जी रिलीज होती है। सेम पोजीशन होगी यहाँ पर भी। फूड और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो फूड के ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमको एनर्जी मिलती है। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड डाइट फॉर अ बॉडी। बैलेंस्ड डाइट, ग़िज़ा, बैलेंस्ड मुतवाज़िन ग़िज़ा। मुतवाज़िन ग़िज़ा आपको हासिल करना क्यों ज़रूरी है? तो मैं आपको बता दूं कि एक मुतवाज़िन ग़िज़ा के अंदर अगर आप खाना खाते हैं तो कितने न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। उसमें पहला है सबसे बेसिक और जो सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़ हमारी ग़िज़ा में होती है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ये हमको आटे से मिल जाएगा, अनाज से मिल जाएगा, चावल से मिल जाएगा, फ्रूट से मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो हम खाते हैं जिनकी क्वांटिटी भी हमारे फूड में ज़्यादा होती है, उनसे कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। नेक्स्ट, प्रोटीन्स होते हैं, ये भी हमारे लिए ज़रूरी हैं। हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे केमिकल चेंजेस जिस्म के अंदर, हार्मोनल बैलेंस जितने भी होते हैं, सारे के सारे प्रोटीन्स के ज़रिए से अंजाम पाते हैं। प्रोटीन्स भी हमारे लिए ज़रूरी है। फैट्स, चर्बी जिसको हम कहते हैं, ये भी जिस्म में मुनासिब मकदार में होना ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो सबसे पहला लॉस जो होगा आपका, कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, ये विटामिन्स आपके बॉडी में नहीं रह पाएंगे और आप इनकी कमी से मुतासिर होंगे। विटामिन डिफिशियंसी कहते हैं हम इसको। दूसरी चीज़, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हमारी किडनी, हमारे जिस तरह के अंदर के ऑर्गन्स हैं, इनका सपोर्ट सिस्टम ये फैट से होता है। तो फैट्स भी हमारे जिस्म में होना ज़रूरी है। वाइटामिन्स या विटामिन्स पढ़ते हैं इसको। अभी आजकल जो माहौल चल रहा है उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, अगर आप ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी, मतलब आपके जिस्म की बीमारियों से लड़ने की ताकत बरकरार रहेगी। इस तरह के कई अहम काम विटामिन्स अंजाम देते हैं। मिनरल्स में थोड़ी सी मकदार में लगने वाली ये चीज़ें होती हैं।
इसमें आयरन हमारे लिए ज़रूरी है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें ज़िंदा रहकर अच्छी तरह से काम करने के लिए फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग ज़रूरी होते हैं। साथ में छठी और आखिरी चीज़ जो हम ग़िज़ा के साथ लेते हैं, फूड के साथ लेते हैं, दैट इज़ द वाटर। ये सारी की सारी चीज़ें अगर करेक्ट प्रोपोर्शन में होती हैं, करेक्ट प्रोपोर्शन मतलब जितनी आपके जिस्म को जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है अगर वो मौजूद है तो वो डाइट आपके लिए बैलेंस डाइट कहलाएगा। ज़रूरी नहीं कि हर एक के लिए एक जैसा बैलेंस डाइट हो। कोई सख्त मेहनत का काम करता है उसके लिए डाइट यानी ग़िज़ा की ज़रूरत अलग होगी, कोई कम मेहनत का काम करता है उसके लिए ग़िज़ा की ज़रूरत अलग होगी। बच्चों के लिए वो रिक्वायरमेंट अलग होते हैं, बूढ़ों के लिए अलग होते हैं, मर्दों के लिए अलग होते हैं, औरतों के लिए अलग होते हैं। तो बैलेंस डाइट में ये सारे न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर प्रोपोर्शन में पाया जाना ज़रूरी है। ये भी आपको अच्छी तरह से इल्म होना चाहिए। कैन यू रिकॉल के तहत तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विच डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द मसल्स इन द बॉडी। आपको आपके जिस्म में जो मसल्स हैं वो मसल्स कौन से काम करते हैं, मुख्तसरन इसको टच करते हैं। हमारे पास दो तरह के मसल्स पहले हैं, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स, और तीसरा कार्डियक मसल्स यानी हार्ट मसल्स जिसको हम कहते हैं। वॉलेंट्री मसल्स जो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मूवमेंट विच अवर बॉडी डज विलिंगली, मतलब हम जानबूझकर चलने फिरने के लिए करने वाले काम। आपने सोचा कि हाथ उठाना है तो आप उठाएंगे। ये विलिंगली जो करने वाले मसल्स हैं, हाथ उठाने को लगने वाले, चलने फिरने में लगने वाले, इस तरह के मसल्स को हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। और इनवॉलंटरी मसल्स मतलब जो हमारे काबू में नहीं है। वॉलंटरी खुद से करने वाले, इनवॉलंटरी जो खुद ब खुद काम करते हैं। ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स, आपकी आंखों की पलकों का झपकना आपके कंट्रोल में नहीं होता। आपके जो फेफड़े फूलते पिचकते हैं ये भी आपके कंट्रोल में नहीं होते, ये खुद ब खुद होने वाले काम है, लगातार चलते हैं। ये इस तरह के जो मसल्स होंगे वो इनवॉलंटरी मसल्स कहलाते हैं। और तीसरी टाइप हार्ट मसल्स मैंने सिंपल हो आपके लिए इसके लिए लिखा, इसको बुक में लिखा हुआ कार्डियक मसल्स है। तो कार्डियक मसल्स ये कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ हार्ट, हमारा जो दिल धड़कता रहता है लगातार, जो हमारी जिंदगी की अलामत है, उसके धड़कने का काम ये कार्डियक मूवमेंट करते हैं। चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। कैन यू रिकॉल में कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव यूसेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। जिस तरह की ग़िज़ा हम खाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम इंसान पकी हुई ग़िज़ा खाते हैं, मतलब ये थोड़ी सी और सिंपल या डाइजेस्टिबल हो जाती है पकी हुई अगर हो, वरना इंसान को छोड़कर बाकी सारे जानदार कच्ची ग़िज़ा खाते हैं। हमारे जिस्म में डाइजेस्टिव यूसेस का होना ज़रूरी है। ये जो होते हैं ये अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं। प्रोटीन की डाइजेस्ट करने के लिए क्या लगेगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए क्या लगेगा, इस तरह की अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब भी तफसील से आएगा तब हम उसको टच करते हैं। कैन यू रिकॉल के तहत पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ आपको, विच सिस्टम इज इन एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी। कि हमारे जिस्म में जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं, बेकार मादे जो पैदा होते हैं, इनको जिस्म से बाहर खारिज करने के लिए कौन सा सिस्टम काम करता है। तो डेफिनेटली इस्तखराजी निज़ाम जिसे आप उर्दू में कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है पूरा, और ये अलग अलग किस्म के न्यूट्रिएंट्स को हमारे जिस्म से बाहर निकालने का काम करता है। फिर छठा क्वेश्चन दिया हुआ, व्हाट इज द रोल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनर्जी प्रोडक्शन। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब आपके जिस्म का दौरान खून आपके जिस्म में क्या अहम रोल अदा करता है। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे पहली चीज जो हमको यहाँ पे लगती है कि वेरियस फूड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू दिस सर्कुलेटरी सिस्टम। हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद हमारे जो लंग्स हैं वो लंग्स ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, और वो एब्जॉर्ब होने वाली ऑक्सीजन सेल तक जाकर, उसके माइटोकॉन्ड्रिया तक जाकर फूड स्टफ को यानी ग़िज़ा को ऑक्सीडाइज करके हमें एनर्जी पहुंचाती है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे लिए ज़रूरी होता है चीज़ों को जिस्म में एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए। उसके बाद सातवां और लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हाउ आर द वेरियस प्रोसेसेस ऑकरिंग इन द ह्यूमन बॉडी कंट्रोल्ड एंड इन हाउ मेनी वेज। तो हमारे जिस्म में जो सिस्टम्स चलते हैं सारे के सारे ये सब एक कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेशन इस तरह की हालत में होते हैं। एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर हमारे सारे सिस्टम काम करते हैं, और वो तालमेल बनाने का काम हमारा नर्वस सिस्टम करता है।
हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन से जुड़ा हुआ हमारा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े हुए हमारे नर्व्स, तो ये सारा का सारा सिस्टम मिलकर हमारे जिस्म के अंदर होने वाले, जिस्म से बाहर होने वाले सारे कामों का तालमेल, उनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बरकरार रखते हैं। इनके साथ और एक चीज़ होती है, दैट इज केमिकल कंट्रोल। जिस्म के अंदर मुख्तलिफ कीमियाई तब्दीलियाँ होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें केमिकल रिएक्शन करती हैं, और ये केमिकल रिएक्शन करने के लिए कुछ केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब हमारे जो हुदूद जिसको हम कहते हैं, ग्लैंड्स जिसको हम कहते हैं, वो हार्मोन्स या एंजाइम्स खारिज करेंगे, और हार्मोन्स या एंजाइम खारिज करके हमारे जिस्म में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। 7 क्वेश्चन कैन यू रिकॉल में दिए हुए हैं, लेकिन ये बहुत बुनियादी क्वेश्चंस हैं। ये तमाम चीज़ें अगर आपके जहन में रहती है तो आगे जो चैप्टर में आपके सामने चीज़ें आने वाली है वो चीज़ें आपको समझना ईजी हो जाएगी। चलते हैं चैप्टर के 4 में से पहला बिट, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस। आपको लाइफ प्रोसेस, हयाती अफ़आल का मतलब अच्छी तरह समझ में आया हुआ होना चाहिए। पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। एक जानदार चीज़, एक बेजान चीज़, दोनों में अगर डिफरेंशिएट करना हो तो मैं ये देखूंगा, समझिए मेरे सामने 2 अद्भुत नई चीज़ें लाकर रख दी गई हैं, और उनमें से पहचानने के लिए कहा गया है कि कौन सी जानदार कौन सी बेजान। तो मैं देखूंगा सांस कौन लेता है वो जानदार, सांस जो नहीं लेगा मतलब रेस्पिरेशन नहीं करेगा वो बेजान। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिसकी होती है वो जानदार। इसी तरह रिप्रोडक्शन जो कर सकता है वो जानदार। जिसका न्यूट्रिशन होता है, जो खाना खाता है वो जानदार। जो बाकी ये काम नहीं करता वो बेजान कहलाएगा। तो लाइफ प्रोसेसेस इसी तरह के प्रोसेसेस, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम विद अ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन, अगर ये चलता है तो हम इसे लाइफ प्रोसेस कहेंगे। ये सारे के सारे प्रोसेस को, जैसा मैंने शुरू में कहा था, अंजाम देने के लिए वी रिक्वायर अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी। हमको डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तक के जितने भी लाइफ प्रोसेस हम अंजाम देते हैं इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, उनके लिए हमको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ये एनर्जी हमें कहाँ से आती है? हमने 6 न्यूट्रिएंट्स देखकर आए हम लोगों ने, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड लिपिड्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पर 3 चीज़ों के नाम लिखे हुए ध्यान में रखिए। कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी सप्लाई करते हैं, फैट्स भी एनर्जी सप्लाई करते हैं, एंड लिपिड्स भी एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो फैट्स एंड लिपिड्स कब एनर्जी सप्लाई करेंगे? इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब हम अगर खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, प्रोटीन्स, सारी चीज़ें हम खाते हैं, मगर जिस्म को सबसे पहले एनर्जी पहुंचाने का बुनियादी काम, द बेसिक फंक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ एनर्जी इज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी सप्लाई करते हैं। एनर्जी सप्लाई की ये प्रोसेस हमारे सेल के अंदर एक छोटा सा ऑर्गेनल, छोटा सा हिस्सा सेल के अंदर, ये पूरा सेल के अंदर ये छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया आपको नजर आ रहे हैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर हमारे फूड स्टफ का ऑक्सीडेशन होता है। एक्चुअली पूरे चैप्टर के पहले हिस्से में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ये सेल है आपका, सेल के अंदर ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया तक फूड पहुंचेगी, ऑक्सीजन पहुंचेगी। माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है, आपने इसको 9th में पावर हाउस ऑफ द सेल पढ़ा हुआ है। मतलब ये हमारे जिस्म को लगने वाली जितनी एनर्जी है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यही चीजें हमको यहाँ पर देखना है। फिर नेक्स्ट चीज आपको बुक में जो लिखी हुई, न्यूट्रिशन फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफरेंट। प्लांट्स का न्यूट्रिशन अलग रहेगा, एनिमल्स का न्यूट्रिशन अलग रहेगा। दोनों की अल्लाह ताला ने साख्त अलग अलग बनाई है, दोनों की ज़रूरतों को अलग अलग रखा है। नबातात यानी प्लांट जो होते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उनका होगा, मतलब उनमें क्लोरोफिल होता है। ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। दे डू नॉट रिलाई फॉर देयर फूड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स। दूसरे जानदारों पर ग़िज़ा के लिए मुनहसर नहीं रहते, डिपेंड नहीं करते। तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करेंगे, जितनी खुद को ज़रूरत हो उतनी खुद इस्तेमाल करके बाकी की अपने फ्रूट्स में, लीव्स में, स्टेम में इधर उधर जमा करके रखते हैं। एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ हैं। हेट्रोट्रॉफ मतलब ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते, और ये अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरे प्लांट्स एंड एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, और उनकी मदद से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात की पहले भी मैंने आपको बताया, ये कहाँ से हासिल किया जा सकता है। तो बुक में जो नाम लिखे हुए, मिल्क, फ्रूट्स, केन शुगर,
मतलब गन्ना जिसे हम कहते हैं, वेजिटेबल से, पोटैटो से, उसके साथ एप्पल से, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है, उनसे हम हासिल करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि वी गेट 4 किलो कैलोरी, 4 किलो मीन्स 4 इंटू 1000, 4000 कैलोरीज, इतनी एनर्जी हमारे जिस्म को मिलती है इफ़ वी इनटेक अ ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारे जिस्म को 4 किलो कैलोरी, इतनी 4000 कैलोरी, इतनी एनर्जी मिल जाती है। मैंने कहा था आपको कि ये बेसिक सोर्स है, वही इसका मतलब है। फिर लास्ट में आपको एक पॉइंट दिया हुआ है कि प्लेयर्स कंज्यूम डिफरेंट फूड स्टफ्स ड्यूरिंग ब्रेक। जो प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं, वो खिलाड़ी उन पर गौर कीजिए कि जैसे इंटरवल होता है उनको कुछ मखसूस किस्म के ड्रिंक्स, या फिर अपने अगर छोटे मैदानों पर हमारे बच्चे खेलते हैं तो उनके बीच में उनको ऑरेंज के या पेपरमिंट की गोलियां दी जाती हैं, या ग्लूकोज शकर दिया जाता है, एनर्जी ड्रिंक दी जाती है। क्यों? ये जब खेलते हैं तो जितनी एनर्जी नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा ये भाग दौड़ कर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इनके जिस्म में एनर्जी डिफिशियंसी, एनर्जी की कमी, तवानाई की कमी ना हो जाए, इसलिए इनको ब्रेक में कौन सी चीजें दी जाएगी? ऐसी चीजें जो इमीडिएटली इनके ब्लड में डिसॉल्व होकर इनको एनर्जी सप्लाई करे। सबसे अच्छी चीज होती है इसमें ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी, इस तरह की चीजें मार्केट में जो मिलती हैं वो, या मीठी चीजें, शुगर। शक्कर की खास बात यह होगी कि जैसे आपने मुंह में डाल दिया कि डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगी, उसके स्टमक में जाना, डाइजेस्टिव जूसेस ऐड होना, इतना सारी चीजें उसको जरूरी नहीं होता। इसलिए मीठी चीजें जो होंगी वो तेजी से बॉडी को एनर्जी सप्लाई करती हैं, और यही चीजें ब्रेक्स के दौरान प्लेयर्स को दी जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट, रेस्पिरेशन। What is respiration? A process where living organisms produce energy with the help of their food. Respiration क्या है? छोटी जमातों में आपको कहा जाता है what is respiration, तो उसकी वहाँ पर डेफिनेशन दी जाती है कि इनहेल एंड एक्सहेल, सांस लेना, सांस छोड़ने के अमल को अमल तनफ्फुस कहते हैं। पढ़ के आए हुए आप लोग, वो बेसिक डेफिनेशन थी छोटे बच्चों को पढ़ाने की। अब आप 10th में हैं, नेक्स्ट लेवल पर हैं आप लोग, तो रेस्पिरेशन क्या है? तो मैं बोलूँगा इट इज़ द प्रोसेस, ये वो अमल है वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस एनर्जी विद द हेल्प ऑफ देयर फूड, कि जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ग़िज़ा के जरिए से अपनी एनर्जी पैदा करते हैं, वो प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाएगा। इसके 2 लेवल्स होते हैं, एक बॉडी लेवल और एक सेलुलर लेवल। बॉडी लेवल का मतलब क्या होगा कि वेयर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज, मतलब व्हेन वी एक्सहेल, इनहेल, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो सारी की सारी हवा अंदर जाकर हमारे लंग्स में सिर्फ ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब होगी, और जब सांस छोड़ते हैं, व्हेन वी एक्सहेल, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड और हवा के साथ जितनी गैसें हमारे जिस्म में आई थी ऑक्सीजन को छोड़कर, वो सारी की सारी वापस खारिज कर दी जाती हैं। इसे बॉडी लेवल रेस्पिरेशन कहेंगे। सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन में फूड स्टफ्स आर ऑक्सीडाइज्ड विद और विदाउट ऑक्सीजन। अब तक मैं आपको कहते आ रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी मिलेगी। कुछ जगहों पर हम पढ़ने वाले हैं, जैसे मसल्स के अंदर होता है कि ऑक्सीजन के बिना भी एनर्जी रिलीज होती है, भले ही वो कम मिकदार में हो, दैट मे बी इन लेसर क्वांटिटी, मगर एनर्जी रिलीज होती है। तो सेलुलर लेवल पे क्या होगा? तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, और एज अ रिजल्ट टोटली जो प्रोसेस कंप्लीट होगा तो हमको उससे एनर्जी मिलना शुरू होगी। इसके बाद बुक में आपको इस तरह की एक इनकम्प्लीट फिगर दी हुई है, और इसको एरो मार्क के वहाँ पर ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, और आपसे कहा गया है कि लेबल द फिगर आपको इसकी लेबलिंग करनी है। अभी जो लास्ट में मार्च 2020 का एग्जाम हुआ उसके साइंस 2 के पेपर में ये क्वेश्चन एज इट इज, ये सही सेम फिगर छपी थी, और उसको लेबल करने के लिए बच्चों को मार्क्स थे। बड़ा आसान सवाल था, सिर्फ लेबलिंग लिखनी थी। यहाँ पर उसको हम लेबलिंग करते हैं। सबसे पहला है नेजल कैविटी, यानी नाक का अंदरूनी हिस्सा, कैविटी खाली जगह को कहते हैं नेजल कैविटी। दूसरी चीज जो दी गई आपको वो है माउथ। तीसरी चीज जो दी गई आपको वो फेरिंग्स, और ये चौथी चीज लैरिंग्स। लैरिंग्स और फेरिंग्स का मतलब ये हमारे हलक के अंदर पाई जाने वाली 2 चीजें।
और एक चीज होती है इसके साथ एपिग्लोटिस। तो फेरिंग्स मतलब ये वॉइस बॉक्स भी आप इसको कह सकते हैं कि जहां पर हमारे हलक से हवा निकलती है, नरखरे से टकराती है हमारे, और टकराकर जो तो उससे आवाज पैदा करते हैं। और लैरिंग्स ये लंबी कैविटी जो नीचे तक जाएगी, दो नलियां हमारे जिस्म में होती है, एक को ट्रैकिया सांस की नाली, एक को डाइजेस्टिव ट्रैक मतलब ग़िज़ा की नाली कहा जाता है, वो ओपनिंग्स यहाँ पर होती है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स मतलब आपके जो दो लंग्स दिए हुए हैं, वो दो लंग्स की बारीक बारीक जो हिस्से होंगे वो ब्रोंक्यूल्स कहलाएंगे। ये लंग्स, ये ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद ये डायफ्राम, इसको कैसे पढ़ेंगे? डायफ्रैगम नहीं पढ़ना, इसे डायफ्राम पढ़ेंगे। डायफ्राम मतलब ये वो पर्दा है जो नीचे जाने, हम पेट सांस जब अंदर लेते हैं तो हमारा पेट फूलता है। पेट फूलता है असल में इसलिए कि लंग्स हमारे फैलते हैं। वो लंग्स को फैलने सुकड़ने में मदद देने वाला जो पर्दा शिकम उर्दू में इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, वो पर्दा ये डायफ्राम कहलाएगा। और लास्ट में ये जो छोटा सा हिस्सा आपको नीचे दिया हुआ है, ये एक्चुअली एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई मतलब ये लंग्स के अंदर ये वो जगह है एग्जैक्टली जहां पर हमारी खून में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होना शुरू होती है। मतलब खून में ऑक्सीजन जाएगी कहाँ से? तो लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद उसके अंदरून जो छोटे छोटे सुराख वाला हिस्सा होगा, ये जो शक्ल में नजर आ रहा है, इसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। एग्जैक्टली दिस इज द प्लेस वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इन द ब्लड। नेक्स्ट उसके बाद कैन यू टेल के तहत सवाल दिया हुआ है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ CHO, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आर रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन होते हैं? तो मॉलिकुलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का C6H12O6, मतलब 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और उसके साथ 6 ऑक्सीजन। इस तरह का कार्बोहाइड्रेट का मतलब ही कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों से मिलकर बनने वाला कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में आप इसको पढ़ने वाले हैं तफसील से। फिलहाल ग्लूकोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6। उसके बाद दूसरा है कि विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन ऑल दीज एटम। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में किस तरह से जुड़े होते हैं, इसमें बॉन्डिंग किस तरह की होगी? तो आपको बता दूं कि इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट टाइप की बॉन्डिंग। आपने 9th में 2 टाइप के बॉन्ड्स पढ़ के आए हुए हैं, एक आयोनिक बॉन्ड जहां पर इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, और एक कोवेलेंट बॉन्ड जहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मतलब साझेदारी मतलब पार्टनरशिप होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप से बनने वाली बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग कहलाती है। वही बॉन्डिंग ग्लूकोज के कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में होती है। फिर एक कैन यू टेल में आपको एक पॉइंट और पूछा गया, इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री व्हाट हैपेंस एक्चुअली व्हेन अ मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड। केमिस्ट्री के हिसाब से मैंने आपको शुरू में कहा था कि तकसीद कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, बर्निंग कहते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ मिलाप का मतलब होगा कि कोई भी मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करेगा या इट गेन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड होती है। ऑक्सीडेशन की और एक डेफिनेशन आप कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ने वाले हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात जरूर करेंगे। मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन का ऐड होना केमिस्ट्री के हिसाब से ऑक्सीडेशन कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं उसके बाद, carbohydrates are used to provide energy which is in the form of ATP। ATP ये वर्ड अच्छी तरह ध्यान में रखिए, इसका लॉन्ग फॉर्म है एडिनोजाइन ट्रायोफॉस्फेट। बाद में इसका मॉलिक्यूल क्या है, कैसे है, वो सब कुछ आपके सामने आएगा कि कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी हमको मिलती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP। मतलब हमको जो एनर्जी मिलती है वो ATP के फॉर्म में होगी। ये मॉलिक्यूल का डिस्क्रिप्शन, इसके फिगर हम तफसील से आगे देखने वाले हैं। फॉर दिस ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन द सेल, इट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी हासिल करने के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन स्टेप बाय स्टेप में होगा, एंड एज अ रिजल्ट इफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड देन दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन कहलाएगा। यहाँ पर देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन इसकी 2 किस्में हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऐसे सारे जानवरों का रेस्पिरेशन जो सांस लेकर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। वो सांस ले, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करे, इसको हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं हवा की ऑक्सीजन की मौजूदगी में होने वाला रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। एनएरोबिक हवा की गैर मौजूदगी या दूसरे अल्फाज में ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होने वाला रेस्पिरेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा।
एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद ग्लूकोज, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन 3 स्टेप्स में होता है। अब थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाइए, बुक को भी बीच बीच में देखते रहिए आप कि ये 3 प्रोसेस हम अभी पढ़ के इस वीडियो को रोकने वाले हैं। कि आपने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद आपको एनर्जी फील हो रही, तो क्या हो रहा? तो सीधा जवाब देंगे आप कि खाना खाने पर हमारा जो फूड स्टफ है उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होने के बाद हमको एनर्जी मिलती है, ये हमारा रेस्पिरेशन है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ये 3 स्टेप्स में होगा। एक पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगा, दूसरा टीसीए साइकिल कहलाएगा, और तीसरा स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, या इसको क्रेब्स साइकिल भी हम लोग कहते हैं। इस तरह 3 स्टेप्स में ये प्रोसेस होता है। जहन में लाइए, मैं स्क्रीन देर तक आपके सामने जानबूझकर रख रहा हूं कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या, तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय द फूड। कैसे होता है? तो हमारा रेस्पिरेशन एरोबिक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस 3 स्टेप्स पर, 3 लेवल्स पर चलेगा। पहला ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा टीसीए साइकिल, और तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। तैयार हैं आप लोग तीनों प्रोसेस को देखने के लिए? मैं कोशिश करूंगा कि इनको इतना सिंपल करके, अट्रैक्टिव करके आपके सामने रखूं कि चीजें आपके जहन में बैठ जाएं। जहन में रखना हम क्या कर रहे हैं, हम एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से पहला है आपके सामने ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में पहला पॉइंट लिखा हुआ बुक में कि इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो लिक्विड होगा, जिसमें सारे के सारे ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स और सारे न्यूक्लियस, सारी चीजें तैरती हैं, वहां पर यह प्रोसेस कंप्लीट होता है, ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा, मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, एटीपी, NADH2 एंड वाटर आर फॉर्म। ये ध्यान में रखिए तरतीब। क्या ऑक्सीडेशन होता है जब फूड का, तो क्या क्या बनेगा? पायरुविक एसिड बनेगा, उसके साथ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NADH2, निकोटिनामाइड, एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसका लॉन्ग फॉर्म निकोटिनामाइड, एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड वाटर। इतनी चीजों के 2-2 मॉलिक्यूल बनते हैं। उसको मैंने थोड़ा सिंपल आपके जहन में रहे इसके लिए लिखा है कि फूड आपने खा ली तो क्या क्या बनेगा, तो पायरुविक एसिड, उसके बाद एसिटिल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल, उसके बाद NADH2 के 2 मॉलिक्यूल, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप। आपने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद ऑक्सीडेशन शुरू हुआ, तो शुरू में आपको पायरुविक एसिड, एसिटिल कोएंजाइम, NADH2 और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिलना शुरू होते हैं। फिर ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ इतना होगा। अब टीसीए साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में क्या होता है, ये भी आपको मैं बहुत सिंपल करके रखने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया वेयर साइक्लिक चेन ऑफ टीसीए इज ऑपरेटेड। ध्यान में लाइए, मैंने ग्लाइकोलाइसिस में कहा था कि ये साइटोप्लाज्म में होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होता है। अब फूड जा रहा ऑक्सीडेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में, तो पूरा फूड नहीं, हमको जो ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में पायरुविक एसिड, एसिटिल कोएंजाइम, NADH2 और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी चीजें मिली थी, वो चीजें, उसमें से एसिटिल कोएंजाइम ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइक्लिक चेन, साइक्लिक दौर की शक्ल में बार बार होने वाली चेन, मतलब एक ऐसा अमल जो लगातार चलता रहेगा, वो यहाँ पर होता है। और होगा क्या, तो एसिटिल कोएंजाइम इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड थ्रू दिस साइक्लिक प्रोसेस एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NADH2, FADH2 आर डिराइव्ड। टीसीए साइकिल में क्या होता है आपसे पूछा जाए तो आप लिखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में मिलने वाला एसिटिल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NADH2, पुराने नाम है निकोटिनामाइड, एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और यहाँ पर खाली F बदला NADH2 में से, ये फ्लेविन है, तो ये इतनी चीजें यहाँ पर बनती हैं। ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में ये इसके आउटर मेम्ब्रेन,
ये उसकी इनर मेम्ब्रेन मतलब उसकी जो दीवारें हैं, खलवी दीवार जिसको आप कहते हैं झिल्ली मेम्ब्रेन का मतलब, और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैटर, उसके अंदर का सारा मवाद जहाँ पर ये रिएक्शन होता है, टीसीए साइकिल जिसको हम कहते हैं। पायरुविक एसिड अंदर जाएगा, फैटी एसिड अंदर जाएगा, और उसके बाद जो तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NaDH2, FADH2 इतनी सारी चीज़ों के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपसे पूछा जाए बेटा टीसीए साइकिल क्या है, तो आपने बोलना ग्लाइकोलाइसिस एसिड, ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में तैयार होने वाला जो पायरुविक एसिड है, वो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, और नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, NaDH2 and FADH2 इतनी चीजें बनती हैं। अभी भी आपको यहाँ पर ATP लिखा हुआ नजर नहीं आया, मतलब एनर्जी अभी भी नहीं मिली आपको। एनर्जी हासिल करने के लिए तीसरे स्टेप में जाना पड़ेगा आपको, और वह है इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शन में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2 and FADH2 molecules of ATP are obtained from each NaDH2। वो जो NaDH2 अंदर गया था माइटोकॉन्ड्रिया में, वो एक NaDH2 ATP के 3 मॉलिक्यूल मतलब एनर्जी मिलना शुरू हुई, और FADH2 से 2 मॉलिक्यूल मतलब इस तरह से एक NaDH2 एक FADH2 मिलकर 3 और 2 ATP के मॉलिक्यूल तैयार करते हैं। ये ATP मॉलिक्यूल्स के साथ साथ इस रिएक्शन के नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल भी बनते हैं, और ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड अलोंग विथ एनर्जी। तो फिर यहाँ पर जब एटीपी बनती है तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी हमारे जिस्म के सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। अब ये देखिए, मैंने आपसे कहा था कि एटीपी को हम डिटेल में देखेंगे क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। मैंने उसको बोला था कि रेडी टू यूज एनर्जी होती है। एनर्जी रिच मॉलिक्यूल यानी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, और ये मॉलिक्यूल्स एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। एक्चुअल एटीपी का एक मॉलिक्यूल क्या होगा और कैसा होगा, तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये जहन में रखिए। इसके बाद के स्क्रीन पर मैं आपको इसको और सिंपल करने की कोशिश करूंगा कि एक एटीपी का मॉलिक्यूल बोले तो इसमें एक नाइट्रोजनस कंपाउंड एडेनाइन, एक पेंटोज शुगर राइबोज और 3 फॉस्फेट ग्रुप। एटीपी मॉलिक्यूल किन चीजों से बनता है, तो एक नाइट्रोजन का कंपाउंड है एडेनाइन, दूसरा है पेंटोज शुगर राइबोज, और उसके बाद तीसरी चीज है 3 फॉस्फेट के ग्रुप्स। ये इतनी चीजों से मिलकर बना होता है। एक बुक में लिखा हुआ पॉइंट है, इसलिए मैं जानबूझकर इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ कि एटीपी इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। करेंसी यानी नोट जिसको हम कहते हैं, आपके पास पैसे हों तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, तो वैसे ही अगर एटीपी आपके पास है तो आप एनर्जी हासिल कर सकते हैं, इसलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा गया। अब फिगर ध्यान से देखिए, ये है एक मॉलिक्यूल एटीपी का। मैंने आपको कहा था कि इसमें एक नाइट्रोजनस कंपाउंड एडेनाइन, एक पेंटोज शुगर राइबोज, और ये उसके बाद 3 फॉस्फेट बॉन्ड्स, जिसमें एनर्जी होती है। तो एक्चुअली एटीपी से एनर्जी मिलती कैसी है, तो उसके लिए हमको इसका रिएक्शन देखना पड़ेगा कि अब ये दूसरी फिगर जो आपको नजर आ रही, इसमें आपको एक पी लिखा हुआ कम यानी एक फॉस्फेट बॉन्ड कम नजर आ रहा है। इसका मतलब जब एटीपी मॉलिक्यूल से एक फॉस्फेट बॉन्ड रिलीज होता है, टूटता है, अलग होता है, तो उसके नतीजे में हमारे जिस्म को एनर्जी मिलती रहती है। मैं फिर से कह रहा हूं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एटीपी मॉलिक्यूल क्या है, तो एडेनाइन एक नाइट्रोजन कंपाउंड, उसके बाद राइबोज एक पेंटोज शुगर और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। ये जब 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट निकल जाएगा तो हमको इस रिएक्शन के नतीजे में बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है। आपको क्या लगता है ये अमल कब होता होगा, खाना खाने के बाद, पहले या हमेशा? जी हाँ, हमेशा ये अमल होता रहता है, इसलिए हमको लगातार एनर्जी मिलती रहती है। ये प्रोसेस बॉडी में रुकना नहीं चाहिए। तो एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम एटीपी। इसके बाद जो हिस्सा है चैप्टर का, अब आगे जो पॉइंट दिया हुआ है, इन केस इफ देर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन बॉडी,
यानी अगर आपके जिस्म में, मैंने ये पॉइंट पहले बता चुका हूं आपको कि अगर आप फास्टिंग है मतलब रोजा रखे हुए हैं या हंगर है, भूख लगी हुई है, तो उस वक्त आपके बॉडी से कार्बोहाइड्रेट नहीं बल्कि आपके जिस्म में के जो लिपिड्स होंगे, फैट्स होंगे, ये आपको एनर्जी सप्लाई करना शुरू करते हैं। मगर एनर्जी सप्लाई करने का प्रोसेस ग्लूकोज से अलग होगा। हमने ग्लूकोज से मतलब जो हम कार्बोहाइड्रेट जिसको हम कहते हैं उससे एनर्जी हासिल करने का प्रोसेस पढ़ लिया हुआ है। फैट से इस तरह से नहीं होगा, फैट से पायरुविक एसिड नहीं बनेगा। यहाँ पर लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम एंड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये प्रोसेस उससे थोड़ी सी अलग है। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा जो बुक में दिया हुआ चार्ट है वो चार्ट यहाँ पर रखा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट से अगर आप एनर्जी हासिल करते हैं तो पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, इसके नतीजे में आपको मालूम है एसिटिल कोएंजाइम, पायरुविक एसिड क्या क्या बनता है, एक बार रिमाइंड कर लीजिए। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है वो आपको याद हो जाना चाहिए, कई बार दोहरा चुका हूँ। पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड के बाद एसिटिल कोएंजाइम बनेगा और उसके बाद क्रेब्स साइकिल के नतीजे में हमारे जिस्म को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ बहुत सारी एनर्जी मिलती है। बट अगर लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आपके जिस्म में नहीं है, तो लिपिड्स से एनर्जी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होगा, लिपिड्स फर्स्टली दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स, वो पहले फैटी एसिड्स में कन्वर्ट किए जाते हैं और फिर वहां से वो डायरेक्ट एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर आगे की प्रोसेस वैसी होगी जैसी ग्लाइकोलाइसिस में कार्बोहाइड्रेट के थ्रू हुई थी। मतलब क्रेब्स साइकिल होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शन होगा और एनर्जी रिलीज होगी। बट अगर समझिए कि लिपिड्स भी आपके बॉडी में खत्म हो गए तो बॉडी आपको प्रोटीन अपना असल काम छोड़कर आपको एनर्जी सप्लाई करना शुरू करते हैं। वो प्रोसेस कैसे होगा? तो प्रोटीन्स पहले तब्दील होते हैं अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड उसके बाद तब्दील होते हैं एसिटिल कोएंजाइम में, फिर इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शन और फिर एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन है ये। दूसरा हिस्सा इसके बाद जो आता है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुकम्मल तौर से समझेंगे। कोई उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, इसलिए अच्छी तरह से इसको रिवाइज कीजिए, पॉइंट्स नोट कीजिए, आपको क्या क्या आना चाहिए। तो पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन से फूड से एनर्जी हासिल करने के 3 स्टेप्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, इंतजार रहेगा आपसे मुलाकात का। खुदा हाफिज।